वेलकम प्यारे विद्यार्थियों। आज कारा शैवाल का अंदर जनन का अध्ययन करेंगे। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में अपन ने कारेलीज ऑर्डर के अभिलाक्षणिक गुण और कारा की मॉर्फोलॉजी का स्टडी किया था और आज अपन कारा की रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। कारा, जैसा कि आपको पता है, कारा एक मैक्रोस्कोपिक एल्गा है जिसे अपन आसानी से पहचान सकते हैं। ये स्थिर जल में निमग्न अवस्था में यानी पानी में डूबी हुई अवस्था में एक हाइड्रोफाइट के रूप में पाया जाता है और इसके जो जनन संरचनाएं होती है वो स्थूलदर्शी होती है और बिना माइक्रोस्कोप के उसको अपन पहचान सकते हैं। अधिकांश कारा की प्रजातियां हैं वो समजालिक होती है यानी होमोथैलिक होती है, अर्थात एक ही पर्व संधि पर ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल यानी गोलिका और न्यूक्यूल जो है, गोलिका ग्लोब्यूल है वो एंथ्रीडियम को रिप्रेजेंट करता है, जबकि न्यूक्यूल है वो ऊगोनियम यानी अंडदानी को दर्शाता है। और जनरली डायोसिस मोनोसिस जो स्पीसीज है उसमें पर्व संधि पर ऊपर की पोजीशन में ग्लोब्यूल न्यूक्यूल पाया जाता है और लोअर पोजीशन पे ग्लोब्यूल होता है। ग्लोब्यूल का शेप है वो स्फेरिकल होता है और इनकी सबसे इम्पोर्टेंट बातें हैं ये कि इनके लैंगिक जननांग है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, जटिल होते हैं और ये स्टेराइल जैकेट या स्टेराइल टिश्यू से ये उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो घिरे रहते हैं, सराउंडेड रहते हैं, स्टेराइल टिश्यू पाया जाता है। और ग्लोब्यूल की संरचना जो है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोब्यूल है वो न्यूक्लियल की तुलना में काफ़ी कॉम्प्लेक्स जटिल होती है। ग्लोब्यूल की जैकेट है वो 8 कवच कोशिकाओं से 8 सिल्ड सेल से बना होता है, जबकि न्यूक्लियल की जैकेट है वो 8 ट्यूब या नलिका कोशिकाओं से बना रहता है, जो कि 5 जो है वो क्राउन सेल्स का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले जनन में 2 प्रकार के जनन होते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको याद रखना है कि कारा के लाइफ साइकिल में कई भी चल बीजाणुओं का निर्माण नहीं होता है, जो स्पोर इसमें नहीं बनते हैं। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में यहाँ पे बाई अमाइलम स्टार जो है, ये अमाइलम स्टार जो है ये वास्तव में एक स्टार शेप्ड बॉडी होती है और तारे सदृश ये संरचना है और इसके अंतर्गत आपके ये अमाइलम स्टार लोअर नोड होता है मेन एक्सिस की निचली पर्व संधि, वहाँ पे ये स्टार शेप्ड मास ऑफ सेल्स पाया जाता है जिसमें स्टार सिंथेसिस रहता है, एक्यूमुलेशन रहता है। तो ये अमाइलम स्टार मात्र पादप से टूटकर अलग होने के बाद में कारा के प्लांट को जन्म देता है। तो ये कुछ प्रजातियों में अमाइलम स्टार के द्वारा होता है। इसके अलावा बुलबिल्स की बात करते हैं। बुलबिल्स ये 2 प्रकार की होती है, एक स्टेम बुलबिल होती है जो कि मुख्य अक्ष पे पाई जाती है और एक राइजोइड से भी डेवलप होती है जो कि अमॉर्फस बुलबिल्स कहलाती हैं और ये एक इरेगुलर स्ट्रक्चर्स होती है सेल्स की जिससे भी नया प्लांट बन सकता है। प्रोटोनिमा की बात करते हैं। कुछ प्रजातियों के अंदर प्रोटोनिमा, देखिए जाइगोट के डेवलपमेंट से जो प्रोटोनिमा निकलता है फर्स्ट वो प्राइमरी प्रोटोनिमा कहलाता है और इसके बाद में एक सेकेंडरी प्रोटोनिमा भी होता है, उससे डेवलप होता है। तो जो द्वितीयक प्रोटोनिमा होता है, सेकेंडरी प्रोटोनिमा, उससे भी आपके नए प्लांट का निर्माण होता है। और ये जो आपके प्रोटोनिमा ये आपके राइजोइड्स जो होते हैं उससे भी डेवलप हो सकते हैं मोस्टली। तो ये राइजोइड से बनने वाले प्रोटोनिमा होते हैं। इस प्रकार से ये अमाइलम स्टार के द्वारा, बुलबिल्स के द्वारा और प्रोटोनिमा के द्वारा काइट जनन इसमें पाए जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये एडवांस ओगेमस टाइप का होता है, इसमें युग्मकी प्रकार का होता है। इनके लैंगिक जननांग के बारे में कल हमने आपको बता दिया था। अपन केवल इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर और फर्टिलाइजेशन और लाइफ साइकिल का स्टडी करेंगे। सबसे पहले अपन ग्लोब्यूल की बात करते हैं। ये जो ग्लोब्यूल है जो कि जिसे गोलिका कहते हैं, आपके एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, बॉडी है और ये इसकी जो जैकेट है वो 8 सिल्ड सेल के द्वारा आवृत रहता है और ये 8 कवच कोशिका होती है और ये कर्व्ड प्लेट की तरफ से होती है। जो कर्व्ड प्लेट है उसकी तरफ से ये चारों तरफ पाई जाती है और जब उसका अपन एलएस काटते हैं
ये टीएस काटते हैं, ये देखो इसमें ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ये कारा का नोड है, ये आपका नोड है और ये ऊपर इसका न्यूक्लियल है, ये न्यूक्लियल है, ये लगा हुआ है और इसके नीचे ये ग्लोब्यूल है। तो नोड पे ये पैडी सेल है, मतलब जहां से ये ग्लोब्यूल लगा रहता है वो नोड का सेल है, वो पैडी सेल कहलाता है। और ये पूरा पैडी सेल है, इससे ये आपके यहाँ से नोड से ये जुड़ा रहता है, स्टॉक है। अब यहाँ पे ये पूरा जो ग्लोब्यूल है, ये ग्लोब्यूल इसमें चारों तरफ तो 8 सिल्ड कोशिका है और प्रत्येक जो सिल्ड कोशिका है, ये सिल्ड कोशिका अंदर की ओर एक रोड शेप्ड, एक रोड के आकार की लंबवत एक कोशिका होती है बड़े आकार की, जिसे मेनोब्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? मेनोब्रियम। तो ये मेनोब्रियम सेल है और ये मेनोब्रियम सेल बाहर कवच कोशिका से जुड़ा रहता है और ये अंदर की तरफ इलोंगेशन इसमें पाया जाता है। अब प्रत्येक जो मेनोब्रियम सेल है, इसके टिप पर, प्रत्येक मेनोब्रियम सेल के टिप पर आपके प्राइमरी कैपिटुलम सेल्स होती है। प्राइमरी, ये क्या है? प्राइमरी कैपिटुलम सेल्स है, प्राइमरी कैपिटुलम सेल्स होती है। प्रत्येक मेनोब्रियम के टिप पे प्राइमरी कैपिटुलम सेल होती है और फिर प्राइमरी कैपिटुलम सेल्स डिवाइड होकर के सेकेंडरी कैपिटुला बनाती है। ये सेकेंडरी कैपिटुला है। इनकी संख्या अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग होती है, 5-6 से लगाकर अलग अलग प्रकार की 20 तक हो सकती है। और फिर प्रत्येक सेकेंडरी कैपिटुलम जो सेल है उससे 2 एंथ्रीडियल फिलामेंट निकलते हैं। ये 2 एंथ्रीडियल फिलामेंट निकलते हैं और प्रत्येक एंथ्रीडियल फिलामेंट के अंदर यहाँ पे 100 से लगाकर 200 तक एंथ्रीडियल सेल्स होती है। प्रत्येक एंथ्रीडियल फिलामेंट में 100 to 200 एंथ्रीडियल सेल्स पाई जाती हैं और प्रत्येक एंथ्रीडियल सेल का प्रोटोप्लाज्म जो है, जो न्यूक्लियस है और उसका साइटोप्लाज्म है, वो मेटामॉर्फोसिस के द्वारा एक बाइफ्लैजिलेट स्पाइरल शेप्ड एंथ्रोजोइड्स का निर्माण करते हैं। ये एंथ्रोजोइड्स है, ये देखिए पूरा सर्पिलाकार है, काफी लंबा है और उसमें 2 कशाभिका उपस्थित है। ये 2 आपको यहाँ पे कशाभिका बनानी है। तो एंथ्रोजोइड जिसे हिंदी में पुमड़ू कहते हैं, ये पुमड़ू क्लोरोफाइसी वर्ग के दूसरे जो मेल गैमीट है उससे ये भिन्न प्रकार का है और ये जो उसका कारा का जो पुमड़ू है, ये ब्रायोफाइटा वर्ग के एंथ्रोजोइड से समानता दर्शाता है। तो ये बाइफ्लैजिलेट स्पाइरल शेप्ड जो एंथ्रोजोइड का निर्माण एक एंथ्रीडियल सेल के अंदर होता है। तो एक फिलामेंट में 200 एंथ्रीडियल सेल्स है, तो 200 आपके एंथ्रोजोइड्स का डेवलपमेंट होगा और एक सेकेंडरी कैपिटुला में 2 आपके एंथ्रीडियल फिलामेंट है, तो आपके ये 400 एंथ्रोजोइड्स का डेवलपमेंट होता है। और यहाँ पे यदि आपके 6 प्राइमरी कैपिटुला है तो 6 प्रत्येक प्राइमरी कैपिटुला पे 2 सेकेंडरी कैपिटुला, तो 12 सेकेंडरी कैपिटुला है और प्रत्येक सेकेंडरी कैपिटुला पे अगर 400 बन रहा है तो उनको अपन 12 से गुणा करते हैं, तो ये आपके 4800 यानी लगभग 5000 के आसपास एक मेन्यूब्रियम सेल से संबंधित एंथ्रोजोइड का निर्माण होते हैं। अब मेन्यूब्रियम सेल कितनी होती है? 8 होती है, 8 होती है मेन्यूब्रियम सेल। तो 8 मेन्यूब्रियम सेल, ये जो संरचना आपको दिख रही है ना, एक मेन्यूब्रियम सेल, इसके ऊपर क्या है यहाँ पे? ये है सिल्ड सेल, ये एक सिल्ड सेल है, इसके अंदर ये रोड शेप्ड मेन्यूब्रियम सेल है, इसके टिप पे प्राइमरी कैपिटुला है जिसकी संख्या 5-6 हो सकती है और प्रत्येक प्राइमरी कैपिटुला से फिर ये एक प्राइमरी कैपिटुलम है, इस पे ये 2 सेकेंडरी कैपिटुला निकले हैं और प्रत्येक सेकेंडरी कैपिटुला से 2-2 एंथ्रीडियल फिलामेंट और प्रत्येक एंथ्रीडियल फिलामेंट में यहाँ पे 100 to 200 एंथ्रीडियल सेल्स होती है, जिसमें प्रत्येक एंथ्रीडियल सेल में एक एंथ्रोजोइड का डेवलपमेंट होता है। तो इसका अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो ये लगभग आपके 20 से 30 हजार की संख्या में एक ग्लोब्यूल के अंदर एंथ्रोजोइड का डेवलपमेंट होता है, इतने छोटे से ग्लोब्यूल में, क्योंकि ये ऐसे कैसे
8 संरचनाएं हैं। तो यहाँ पे जब अपन टीएस काटेंगे आपको 8 मैन्युब्रियम नहीं दिखाई देंगे, जैसे ये 4 है, 1 2 3 4 है, बाकी आगे पीछे इस साइड से है, और ये सेंटर में प्राइमरी और ये सेकेंडरी कैपिटुला और ये सारे एंट्रोडियल फिलामेंट है, और इसमें से एक ही ये डिटेल आपके स्ट्रक्चर है। तो ये एंथ्रोजोइड का डेवलपमेंट होता है। अब उसमें एक इसकी जो ऑन्टोजेनी होती है, डेवलपमेंट का तरीका जो होता है वो भी आपको इसमें समझना है कि इसमें जो आपके नोड जो होता है, नोड की जो पेरिफेरल सेल होता है वहाँ पे ये एंथ्रीडियल इनिशियल की तरह कार्य करता है, और वो डिवाइड होकर के आपके अलग अलग सेल्स का निर्माण करते हैं, स्पेरिकल सेल्स हैं, और उसमें जो अपर सेल होता है वो आपके एंथ्रीडियल इनिशियल की तरह कार्य करता है, और एंथ्रीडियल इनिशियल है वो उसमें आपके पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवीजन से पहले ऑक्टेंट बनता है, अष्टांग बनता है, और अष्टांग के अंदर फिर एंटीक्लाइनल डिवीजन होता है जिसमें आउटर और इनर टू टीयर की स्ट्रक्चर बनती है, फिर एक और एंटीक्लाइनल डिवीजन होता है, तो 3 टीयर बनता है। इसमें सबसे बाहर की जो सेल्स होती है 8 कोशिकाएं, वो आपके सिल्ड कोशिका बनाती है, और बीच वाली 8 कोशिकाएं जो है वो आपके मैन्युब्रियम सेल बनाती है, जो कि बाद में इलोंगेशन होता है। मध्य वाली जो मैन्युब्रियम सेल्स होती है वो इलोंगेट होकर रोड शेप्ड मैन्युब्रियम बनाती है, जबकि पेरिफेरल जो सिल्ड सेल्स होती है वो कर्व्ड प्लेट के रूप में उनका आउट ग्रोथ होने के बाद ये ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर उसका कवच बनाती है। और सबसे इनर वाला जो टीयर होता है उसकी जो 8 कोशिका है वो प्राइमरी कैपिटुला बनाते हैं, और वो फर्दर फिर प्राइमरी कैपिटुला डिवाइड होकर के सेकेंडरी कैपिटुला बनाते हैं, और उसमें से फिर एंथ्रीडियल फिलामेंट डेवलप होते हैं। तो उनकी पूरी जो ऑन्टोजेनी है उसका भी आपके अलग वो एंथ्रीडियल डेवलपमेंट इन कारा जो है वो आप अलग से उसका डायग्राम बना के उसको देखते हो। इसी प्रकार से जब अपन बात करते हैं सेकेंडरी ऊगोनियम की, तो ऊगोनियम में भी जो नोड है, नोड की जो ऊपरी कोशिका है वहाँ पे उसकी जो पेरिफेरल सेल है वो आपके ऊगोनियल इनिशियल की तरह कार्य करते हैं, और ये एडेक्सल सेल होती है, ये उसमें ये डिवाइड होकर के 3 सेल्स की एक रो बनाती है, जिसमें अपर सेल जो होता है वो ऊगोनियल इनिशियल कहलाता है, और बेसल सेल होता है वो पेडिसेल सेल होता है, और बीच वाली कोशिका है वो पेरिफेरल सेल्स बनाती है। पेरिफेरल सेल्स है वो फिर उसमें पेरिफेरल सेल्स है वो उसमें डिवीजन होता है, जिसके द्वारा उसमें आपके नलिका कोशिका बनाती है, ट्यूब सेल्स बनाती है, और ट्यूब सेल्स फिर ट्रांसफर डिवीजन के द्वारा 2 भागों में डिवाइड होती है, जिससे क्राउन और ये आपके कोरोना सेल्स और आपके ट्यूब सेल्स बन जाती है, जिनका इलोंगेशन हो जाता है, और पूरी जो एंथ्रीडियल ऊगोनियल इनिशियल है वो जो सबसे ऊपर वाली कोशिका वो प्रॉपर ऊगोनियम बनाता है, जिसमें एक एग सेल होता है, और ये जैसे ही पूरा मैच्योर होता है तो जो ट्यूब सेल्स होती है वो उसके चारों तरफ ट्विस्टेड फॉर्म में पाई जाती है, पूरी उसकी बॉडी को कवर करती है, और एक उसमें बीच में जो ऊगोनियम के नीचे जो है वो एक सेंट्रल सेल और एक स्टॉक सेल पाई जाती है। तो ये पूरी एक मैच्योर ऊगोनियम की संरचना है। ये जैसे पूरा मैच्योर ऊगोनियम आप देखिए, यहाँ पे ये ऊगोनियम है, इसमें ये आपका एग है, और इसमें ऑयलर ग्लोब्यूल्स और इसमें अलग अलग स्टार्च ग्रेन्स वगैरह भरे रहते हैं। ये पूरा रिजर्व फूड इसमें रहता है। ये नलिका कोशिका है, इसको पूरा कवर करते रहती है। ये पेडी सेल है नीचे, और उसमें बीच में स्टॉक सेल्स है, और ये क्राउन है, कोरोना सेल्स है। तो इस प्रकार से ये मैच्योर न्यूक्लियस का डेवलपमेंट हो जाता है। अगर वो होमोथैलिक स्पीसीज है तो एक ही नोड पे इस निकल और ग्लोब्यूल का डेवलपमेंट है वो साथ साथ होता है। इसमें एक का मैच्योरेशन होता है जो हैप्लॉइड है, इसमें अनेकों एंथ्रोजॉइड का निर्माण हो जाता है। अब अपन बात करते हैं कि जैसे ये पूरा न्यूक्लियल मैच्योर हो जाता है तो न्यूक्लियल की जो कोरोना सेल्स हैं, इन कोरोना सेल्स के अंदर दबाव पड़ता है और उसमें स्लिट्स बन जाती है। स्लिट्स बनने के बाद में ये जैसे स्लिट्स बनती है तो यहाँ पे आप देखिए ये स्लिट्स बनने के बाद ये सेपरेट हो जाती है और ट्यूब सेल से भी वो भी पृथक हो जाती है, और क्राउन के अंदर ऊपर स्लिट्स बनती है, जिससे कि इसी समय आपके जो ग्लोब्यूल है, ग्लोब्यूल के अंदर जैसे ही एंथ्रोडियल फिलामेंट मैच्योर होने के बाद मेटामॉर्फोसिस से एंथ्रोजॉइड्स बन जाएंगे। तो एंथ्रोजॉइड्स के बनने के बाद जैसे ही एंथ्रोजॉइड्स स्टार्ट में ये पूरी कॉइल्ड फॉर्म में होती है, प्रत्येक सेल्स में ये इस प्रकार से कुंडली रूप में होते हैं, लेकिन जैसे ही वो मैच्योर हो जाते हैं तो वो इलोंगेट हो जाते हैं और पूरे ग्लोब्यूल के
अंदर एक प्रेशर क्रिएट करते हैं और ये सिल्ड कोशिका के ऊपर दबाव डालते हैं, जिससे सिल्ड कोशिका सेपरेट हो जाती है और सारे एंथ्रोजोइड्स पानी में मुक्त हो जाते हैं। ये पानी में फ्लैजिला की तरफ द्वारा तैरते हुए इस ग्लोब्यूल के क्राउन के ऊपर जो आपके स्लिट्स बनी है, इस स्लिट्स के थ्रू अनेकों एंथ्रोजोइड्स एग के अंदर प्रवेश करते हैं। कोई एक एंथ्रोजोइड्स होगा वो एग से फर्टिलाइज होकर के जाइगोट का निर्माण करते हैं। अब ये कारा का लाइफ साइकिल देखिए इस डायग्राम में, ये कारा का प्लांट है और ये कारा के प्लांट में ये असीमित वृद्धि की शाखा है, इस पर ये सीमित वृद्धि की शाखा है। तो ये सीमित वृद्धि की शाखा का एक डायग्राम है और इसकी नोड पे ये न्यूक्लियल और ग्लोब्यूल है, ये दोनों ग्लोब्यूल न्यूक्लियल मैच्योर है। मेन कारा की प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है। अब आपके इधर न्यूक्लियल का डेवलपमेंट, यहाँ ग्लोब्यूल का डेवलपमेंट, ये ग्लोब्यूल एंथ्रीडियल फिलामेंट, ये मेटामॉर्फोसिस से एंथ्रीडियल सेल्स के अंदर ये आपके एंथ्रोजोइड्स का डेवलपमेंट हो गया है और इधर ये एग मैच्योर हो गया है। और जैसे ये पूरा इसकी कोरोना सेल्स हट जाएगी और उसके बाद एंथ्रोजोइड्स फर्टिलाइजेशन से ये जाइगोट बनेगा। तो यहाँ पे केवल जाइगोट जो है वो आपके डिप्लॉइड स्टेज है और बाकी पूरी लाइफ साइकिल हैप्लॉइड है। तो ये डिप्लॉइड फॉर्म में केवल आपके जाइगोट ही डिप्लॉइड है, इसलिए हैप्लॉइड टाइप का लाइफ साइकिल है। अब आपको देखना है कि ये जो जाइगोट है, इस जाइगोट के चारों तरफ की मोटी भित्ति है, इस पे ये ऑर्नामेंटेड रहता है। इसका डिप्लॉइड न्यूक्लियस है, उसमें मियोसिस होता है। मियोसिस होने के बाद में 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनेंगे। ये 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनते हैं, लेकिन ये जूस स्पोर नहीं बनाते। अब इस चारों हैप्लॉइड न्यूक्लियाई के अंदर क्या होता है कि एक न्यूक्लियस जो है ऊपर रहता है और 3 न्यूक्लियाई नीचे की तरफ मूव करते हैं और उसके बाद एक सेप्टम का निर्माण होता है, एक ऑब्लिक डिवीजन होता है, तिरछा विभाजन, जिससे कि 2 अनइक्वल सेल्स बनती हैं। ऊपरी जो कोशिका है ये आकार में छोटी है और निचली कोशिका आकार में बड़ी है। तो नीचे वाली कोशिका जो बेसल सेल है वो बेसल सेल कहलाएगा, जो बड़े आकार का है, इसमें रिजर्व फूड मटेरियल रहता है। और इसके बाद में जो ऊपरी कोशिका है, ये ऊपरी कोशिका स्मॉल सेल है जिसे लेंटिकुलर सेल कहलाती है, ये लेंटिकुलर सेल कहलाती है। और उसके अंदर ये एक आपके इसमें हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। नीचे वाले तीनों न्यूक्लियस डीजेनरेट हो जाते हैं और उसके बाद में ये नीचे वाली कोशिका है केवल रिजर्व फूड के रूप में कार्य करती है। लेकिन लेंटिकुलर सेल जो है, अब इसमें अगेन एक वर्टिकल डिवीजन होगा और इस वर्टिकल डिवीजन से 2 अनइक्वल सेल्स का निर्माण होगा। जो एक साइड के ऊपर की बड़ी कोशिका है इसको राइजोइडल इनिशियल कहते हैं और एक कहलाता है प्रोटोनिमल इनिशियल। पहले राइजोइडल इनिशियल डेवलप होकर के प्राइमरी राइजोइड्स का निर्माण करेगा और राइजोइड्स बढ़ेगा और उसके बाद में फिर प्रोटोनिमल इनिशियल है वो डेवलप होता है, उसकी आउटग्रोथ होती है और वो प्राइमरी प्रोटोनिमा का निर्माण करते हैं। तो ये पूरा एक मैच्योर जर्मिनेटिंग जाइगोट है, इसमें ये राइजोइड इधर से निकल गया और ये प्रोटोनिमा का निर्माण हो गया। इसके बाद ये प्रोटोनिमा ग्रीन हो जाता है फोटोसिंथेटिक और उसके बाद धीरे धीरे इसमें से प्राइमरी एक्सिस का निर्माण होता है और राइजोइड से वो आपके जहाँ से राइजोइड्स निकलता है वो फर्स्ट लोअर नोड बनता है और बाकी ये जो पूरा प्राइमरी प्रोटोनिमा है ये पूरा मेन एक्सिस बनेगा और उसमें वापस नोड इंटरनोड और बाकी सारे राइजोइड्स से वो डिवाइड होकर के मल्टी सेलुलर राइजोइड्स विद ऑब्लिक सेप्टा वापस से डेवलप होकर के पानी के अंदर ये नया प्लांट है वो कारा आपके विकसित होता है। तो ये कारा के जीवन चक्र है और जो प्रजातियां डायोसिस होती हैं इसमें मेल और फीमेल स्ट्रक्चर अलग अलग पाए जाते हैं, उस केस में एक नोड के ऊपर या तो आपको ग्लोब्यूल दिखाई देगा या फिर न्यूक्लियल दिखाई देगा। उस केस में न्यूक्लियल का डेवलपमेंट है वो आपके थोड़ा सा पहले होता है और एंथ्रोजोइड्स वहाँ पे पानी में मूव करते हुए आते हैं। तो ये कारा का लाइफ साइकिल है। कारा के बारे में आपको प्रैक्टिकल में भी हम बताते हैं और उसके एग्जाम में भी कारा के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का जो सचित्र वर्णन एग्जाम में प्रश्न आता है। मेलोब्रियम क्या होता है उसके बारे में आपको पढ़ना है और सिल्ड कोशिकाओं की जो संख्या जो है वो कल भी हमने बताया था। कारा और नाइटेला में जो डिफरेंस है वो मैं आपको वापस बता देता हूँ। ये आपका कारा है और ये नाइटेला है। सबसे पहले अपन जो है वो ग्लोब्यूल की बात करते हैं और इसमें दूसरा न्यूक्लियल। ग्लोब्यूल में सिल्ड कोशिकाओं की संख्या कारा में 8 होती है तो न्यूक्लियल में कितनी होती है 5। और न्यूक्लियल के अंदर कारा के अंदर कोरोना सेल की संख्या आपके 5 होती है और वो सिंगल टीयर में होती है, जबकि न्यूक्लियल नाइटेला के अंदर होती है वो 10 होती है और 2 टीयर्स में होती है। ये आपको याद रखना है।
और कारा की जो इम्पोर्टेंट प्रजातियों की बात करते हैं तो उसमें कारा बाल्टिका जो एक एल्कलाइन स्पीसीज है वाटर में पाई जाने वाली, इसके अलावा कारा ब्राउनी है, जिलेनिका है, फ्रेजिलिस है, बहुत सारी अलग अलग स्पीसीज यहाँ पाई जाती है। तो ये सभी कारा के जीवन चक्र से संबंधित है। धन्यवाद।